प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी को सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी यूट्यूब के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सब सक्षमता परीक्षा 2024 एवं बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित TRE3 का जो परीक्षा संभावित है उसके संदर्भ में कुछ PYQ जो 21 दिसंबर 2011 को BETT के रूप में ली गई थी, उसे एक प्रैक्टिस सेट के रूप में जो यह पार्ट 13वां होगा उसके समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में रहा, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन को शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह प्रैक्टिस सेट होगा जो बीपीएससी TRE3 के लिए एवं सक्षमता परीक्षा जो 2003 से 22 तक बहाल बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित है, उसके संदर्भ में भी यह महत्वपूर्ण सेशन होगी। जो विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रश्न 1 है आपको, निम्नलिखित में से कौन एक बीजपत्री है? सेम, चना का, मक्का, मटर। आपको सही ऑप्शन का चयन करना है A, B, C और D से। तो एक बीजपत्री जो है वह आपको मक्का में आएगा। ये आपका मक्का है जो आपको ग्रैमीनी कुल से है। ग्रैमीनी कुल की एक बीजपत्री है। यह फसल के रूप में है, परंतु वहीं सेम, चना एवं मटर आपको द्विबीजपत्री है। द्विबीजपत्री है। यह आपको दलहनी है। यह आपको दलहनी है। इनकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया होते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन आपको C की ओर है, जो मक्का सही है। ये रहा सही उत्तर का मिलान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है? गेहूं, चना, आलू, मक्का। आपको सही ऑप्शन का चयन करना है A, B, C और D से। तो मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त कौन बनाती है? वह है आपको चना। ऑप्शन B की ओर है। जैसा कि पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि दलहनी, तो चना भी आपको दलहनी फसल है या दलहनी फसल है। इनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, जो वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन में से 20 से 25% तक नाइट्रोजन भूमि में संरक्षित कर देती है, जिससे
भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो हमारा सही ऑप्शन बी है। ये रहा आपका सही उत्तर, चना होगा। ये आपका गलत है, ये चना होगा। चलिए अगला प्रश्न। वह फूल जिसमें अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर उपस्थित हैं कहलाता है। ए अपूर्ण फूल, बी पूर्ण फूल, सी अलिंगी फूल, डी एकलिंगी फूल। आपको ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। तो अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर कहाँ उपस्थित होते हैं आपको? जिसमें पूर्ण फूल हो। ये ऑप्शन आपको बी की ओर है। ये रहा आपका सही उत्तर। चौथा, खाना पकाने के बर्तन के लिए सर्वोत्तम पदार्थ वह होगा जिसके लिए विशिष्ट ऊष्मा तथा ऊष्मा चालकता के मान क्रमशः होंगे। ए निम्न तथा उच्च, बी निम्न तथा निम्न, सी उच्च तथा निम्न, डी उच्च तथा उच्च। ABCD से सही विकल्प का चयन करना है कि खाना बनाने के लिए कौन सा पदार्थ विशिष्ट ऊष्मा तथा ऊष्मा चालकता के लिए सही होंगे। चले, तो खाना पकाने के बर्तन के लिए सर्वोत्तम पदार्थ वही होगा जिसमें अधिकतम ऊष्मा का प्रयोग खाना पकाने में हो, जिसकी विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट निम्न हो तथा उसकी चालकता उच्च हो। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आपको ए की ओर है, निम्न तथा उच्च। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, क्षैतिज से कितने कोण पर एक क्रिकेट गेंद को मारा जाए कि वह मैदान पर अधिकतम दूरी तय करे। ऑप्शन आपको है ए 15 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री और डी 60 डिग्री। सही उत्तर का चयन करें ABCD से। तो एक क्रिकेट को जब मारा जाता है तो मैदान पर अधिकतम दूरी करे क्षैतिज से कितने कोण पर, तो यह आपका इसका समकोण का आधा होगा, यानी 45 डिग्री। ऑप्शन सी की ओर है। यह रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट जा रही है। ए एक नियत वेग से नीचे की ओर, बी एक नियत वेग से ऊपर की ओर, सी एक नियत त्वरण से नीचे की ओर और डी है आपको एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर। सही ऑप्शन ABCD से चयन करना है। तो लिफ्ट में लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट जा रही है एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर। आपको ऑप्शन डी है सही। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायन का नाम है। ओजोन, ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी सल्फर डाइऑक्साइड। ए बी सी डी से सही ऑप्शन का चयन करें। तो ओजोन परत, ओजोन यानी O3, तो O3 को नष्ट करने वाले रसायन कौन है आपको? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपको ऑप्शन सी की ओर है। अगला, ये इसका सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए, गणित ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है। बी, श्यानता गुणांक का मात्रक पाइज है। सी, कार्य तथा ऊर्जा की विमाएं समान है। डी, पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है। तो आपको असत्य, जो सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है यानी असत्य कौन है, इसे ढूंढना है ए बी सी डी से। तो इसका सही उत्तर आपको ए है, गणित ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर है या गलत है, और हमें असत्य खोजना है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सब आपका बी सी डी गलत है। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, दूध में प्रोटीन है, इसके परीक्षण के लिए कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त होता है? ए, आयोडीन का घोल। बी, बेनेडिक्ट का घोल। सी, कॉपर सल्फेट एवं कॉस्टिक सोडा का घोल। डी, कॉपर सल्फेट का घोल। आपको सही ऑप्शन का चयन करना है ए बी सी और डी से। तो इसका जो दूध में प्रोटीन है, परीक्षण के लिए, टेस्ट करने के लिए कि दूध में प्रोटीन कितनी मात्रा में है, क्या है, तो किसका प्रयुक्त होता है? यह है आपका कॉपर सल्फेट का घोल। ऑप्शन डी की ओर है। ये रहा सही उत्तर, डी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता है? तो आपको सही उत्तर है प्लैटिनम। सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम, ये सब आपका नहीं है। सही क्या है? ऑप्शन बी प्लैटिनम। अगला प्रश्न, कांसा, कॉपर तथा अन्य किस धातु की मिश्र धातु है? मिश्र धातु है। ए, फेरिक। बी, जिंक। सी, मैग्नीशियम। डी, स्ट्रोंशियम Sn। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है ए बी सी डी से। तो ये आपका कांसा, कॉपर एवं अन्य मिश्र धातु जो बने होते हैं वो है आपका जिंक। ऑप्शन बी की ओर है। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, अनुसंधान या खोज विधि के जन्मदाता थे? ए, प्लेटो। बी, आर्मस्ट्रॉन्ग। सी, अरस्तु। डी, बेकन। आपको ए बी सी डी से सही विकल्प का चयन करना है। तो अनुसंधान या खोज विधि या इसको ह्यूरिस्टिक विधि भी, इसके जन्मदाता आर्मस्ट्रॉन्ग है। आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी की ओर। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रभावशाली दृश्य श्रव्य शिक्षण साधन होगा? ए, भ्रमण। बी, प्रदर्शनी। सी, चलचित्र। डी, व्याख्यान। आपको सही उत्तर का चयन करना है ए बी सी और डी से। तो सवाल हमारा है कि सबसे अधिक प्रभावशाली दृश्य श्रव्य शिक्षण, मतलब देखना भी और सुनना भी, और यह किस शिक्षण साधन में होगा? तो आपको चलचित्र, या चित्र भी दिखाता है और बोलता भी है और इसको चलता भी। तो हमारा ऑप्शन सी की ओर है। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? ए बी, B1, सी और डी है आपको B6। सही उत्तर का चयन करना है ए बी सी और डी से। तो इसमें विटामिन जल में घुलनशील नहीं है, आपको नहीं का खोजना है। तो घुलनशील नहीं है वो आपको है विटामिन ए। विटामिन ए जो है आपको जल में घुलनशील
नहीं है। तो यह आप समझें कि जल में घुलनशील, जब विटामिन ए घुलनशील नहीं है तो कौन कौन से विटामिन जो है जो आपको जल में घुलनशील है। जैसा कि आप जानते हैं कि बी और विटामिन सी ये दोनों जो है आपको जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील क्या है? वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन आपको ए, डी, ई और के, ये जो है आपको वसा में है घुलनशील। ये पूछ रहा है आपको जल में, तो नहीं है। ए आपका ऑप्शन ए की ओर जाएगा। इसे भी ध्यान रखेंगे कि जल में घुलनशील है बी और सी, वसा में घुलनशील है आपको ए, डी, ई और के। तो सवाल था हमारा नहीं, ऑप्शन ए की ओर है। ये रहा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न, शरीर के किस अंग में विटामिन ए की अधिकता एकत्र होती है? ए वृक्क, बी अग्नाशय, सी यकृत, डी तिल्ली। ए बी सी डी से आपको सही उत्तर बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विटामिन ए की अधिकता कहाँ एकत्र होती है, तो वह होती है यकृत में। ऑप्शन सी की ओर है। अगला प्रश्न, ये रहा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न, पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, यदि सारी बर्फ पिघल जाए तो जल का तल ए ऊंचा हो जाएगा, बी नीचे गिर जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी पहले नीचे बाद में ऊपर उठ जाएगा। आपको सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। यह बहुत ही मजेदार प्रश्न है। आपको बताना है कि ये क्या होगा जब बर्फ का टुकड़ा पानी में तैर रहा है, और जब यह पिघल जाएगा तो पानी कहाँ जाएगा? वहीं रह जाएगा ना, अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन सी की ओर है। ये रहा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? ए जिप्सम से, बी चूने से, सी नमक से और डी गंधक से। ए बी सी डी के सही विकल्प से आपको उत्तर का चयन करना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे पीओपी भी कहा जाता है, यह है आपको जिप्सम से। कहाँ से? जिप्सम से। सही उत्तर आपका है ए। सही उत्तर है आपका ए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 140 डिग्री से 180 डिग्री सेल्सियस पर जब इसे गर्म किया जाता है तब हमें जिप्सम की प्राप्ति होती है। 140 डिग्री से 180 डिग्री तक पीओपी आपको बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब पेरिस में ही मोंटमार्टे पहाड़ी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया। तो यह आपका सही विकल्प ए है, जिप्सम में। ये रहा सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न, एक विज्ञान शिक्षक छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अधिक महत्वपूर्ण होगा? ए जिज्ञासा की तृप्ति, बी अंधविश्वास उन्मूलन, सी विज्ञान साहित्य का अध्ययन, डी इनमें से सभी। आपको सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। क्या होगा? तो छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, बच्चा जो हमारा
विज्ञान पढ़ रहा है और शिक्षक जो उसे शिक्षण दे रहे हैं तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, तो उसकी जिज्ञासा की तृप्ति हो, वह अंधविश्वास में न पड़े, अंधविश्वास का उन्मूलन होना चाहिए। और विज्ञान साहित्य का भी वह अध्ययन कर रहा है, उसका विकास हो रहा है। तो इस प्रकार हमें तीनों ऑप्शन ए, बी और सी सही है। जो ऑप्शन आपको डी की ओर संकेत करता है, इनमें से सभी, ये रहा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्न में से विज्ञान की कौन सी प्रकृति है? ए, विज्ञान एक परिणाम है। बी, विज्ञान एक प्रक्रिया है। सी, विज्ञान एक प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों है। डी, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो इसका सही उत्तर आपको सी है, विज्ञान एक प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों है। विज्ञान एक प्रक्रिया है, विज्ञान एक परिणाम है, ये दोनों है, लेकिन ऑप्शन हमारा सी की ओर जाएगा क्योंकि ये दोनों इंक्लूडिंग है। ऑप्शन सी की ओर है। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न 20, छात्र भोजन के मुख्य अवयवों की सूची बना सकते हैं, यह शिक्षक के किस उद्देश्य को इंगित करता है? ए, ज्ञान। बी, अवरोध। सी, अनुप्रयोग और डी, मूल्यांकन। ए, बी, सी, डी से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो छात्र भोजन के मुख्य अवयवों की सूची बना सकता है, शिक्षक के किस उद्देश्य को इंगित करता है? तो यहाँ आपको उसको ज्ञान की बढ़ोतरी, उसके पास ज्ञान है कि भोजन में कौन कौन से अवयव हो, किस किस की हम बनाए सूची, तो कैसे होगा जब तक कि उसके पास ज्ञान नहीं हो। यहाँ उसको नॉलेज से है। यहाँ यदि उसके पास ज्ञान है तब वह बनाएगा। अवरोध नहीं, यह अवबोध होगा। चलें, इसका सही उत्तर है ज्ञान। अगला प्रश्न, मैदानी जगह की अपेक्षा मरुस्थल में दिन अधिक गर्म और रात अधिक ठंडी क्यों होती है? यह प्रश्न ए, ज्ञान आधारित। बी, अवबोध आधारित। सी, अनुप्रयोग आधारित। डी, कौशल आधारित। आपको सही उत्तर का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो मैदानी जगह, जहां मैदान है, तो मरुस्थल में, जहाँ मैदानी जगहों की अपेक्षा मरुस्थल में, जहाँ बालू ही बालू है, मरुस्थल में क्या मिला? तो दिन अधिक गर्म, वहां दिन अधिक गर्म और रात अधिक ठंड क्यों होती है? तो यह हमें क्या सिखला रहा है? यह प्रश्न हमें क्या इंगित करता है कि हम इन दोनों में तुलना कर रहे हैं, यहाँ दोनों में उदाहरण लगा रहे हैं। तो जहाँ उदाहरण की बात हो, जहाँ एक दूसरे से तुलना हो, तो वह अवबोध होता है, आधारित, अवबोध आधारित। ऑप्शन बी की ओर है आपका। ये रहा आपका सही उत्तर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का विज्ञान शिक्षण में मुख्य उद्देश्य है। ए, निदानात्मक। बी, उपचारात्मक। सी, अधिगम का विस्तार। डी, इनमें से सभी। आपको सही उत्तर का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहाँ होता है? वर्ग कक्ष में होता है, विद्यालय में होता है। उसमें भी आपको है विज्ञान शिक्षण में इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह बच्चा जिसको शिक्षक ने सिखाया, क्या सिखाया? उसको अधिगम दिया। तो अधिगम दिया तो उसका एक्सटेंशन कहाँ गया, उसका विस्तार कहाँ तक हुआ? यहाँ निदानात्मक नहीं, उपचारात्मक भी नहीं, यहाँ अधिगम का विस्तार हो रहा है, क्योंकि विज्ञान शिक्षण में मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन आपको सी की ओर है। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, स्वनिर्मित उपकरणों द्वारा किस मूल्य की उपयोगिता नहीं होगी? ए, शैक्षिक मूल्य। बी, आर्थिक मूल्य। सी, मानव श्रम के प्रति अनादर भाव और डी है आपका सामाजिक मूल्य। सही उत्तर का विकल्प चुने ए, बी, सी, डी से।
तो स्वनिर्मित मतलब खुद का निर्माण किया हुआ क्या उपकरण टूल्स के द्वारा किस मूल्य की उपयोगिता हमें नहीं का जवाब देना है। होगी नहीं। शैक्षिक मूल्य तो हमारा बढ़ रहा है चूंकि हमने उसमें काम किया। आर्थिक मूल्य भी चूंकि हमें संपत्ति की धन दौलत पैसे की बचत होती। मानव श्रम के प्रति अनादर भाव, यहाँ अनादर भाव हो रहा है कि उसमें हम उसका काम कर रहे हैं, मानव श्रम उसमें लिया जा रहा है। तो यह विज्ञान से रिलेटेड है, विज्ञान का, क्योंकि मानव श्रम उसमें समाहित है। तो ए बी सी ये 3 ऑप्शन आपका सही है। तो नहीं कह रहा है, तो नहीं क्या होगा, सामाजिक मूल्य वहां हमें नहीं प्राप्त, क्योंकि हम स्वयं का निर्माण कर करके उससे आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा सही ऑप्शन आपको डी की ओर जा रहा है। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न 24, विज्ञान पाठ्यचर्या के वैध मानकों में से संज्ञानात्मक वैधता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जरूरी है। ए, पाठ्यचर्या की विषय वस्तु तथा प्रक्रिया बच्चों की संज्ञानात्मक पहुंच के भीतर आए। बी, पाठ्यचर्या ईमानदारी, वस्तुपरकता आदि जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करे। सी, विज्ञान के बच्चों के स्थानीय व वैश्विक दोनों के बृहद पर्यावरण के संदर्भ में रखा जाए। डी, विज्ञान की पाठ्यचर्या एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ जानकारी दे। आपको सही ऑप्शन का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। प्रश्न हमारा है विज्ञान पाठ्यचर्या के वैध मानक, जो वैध है उन मानकों में से संज्ञानात्मक वैधता के लिए कौन सा जरूरी है। संज्ञानात्मक यहाँ कह रहा है, संज्ञान कॉग्निटिव, आपको कॉग्निटिव वैल्यू, कॉग्निटिव वैलिडिटी। तो संज्ञानात्मक वैधता के लिए क्या जरूरी है, ये पाठ्यचर्या की विषय वस्तु, जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा करिकुलम का कंटेंट है, वह विषय वस्तु एवं प्रक्रिया प्रोसेस उसका क्या है, जिसमें बच्चों की संज्ञानात्मक पहुंच कॉग्निटिव, उसको ज्ञान से रिलेटेड है, वह भीतर तक जाए, अंदर तक डीपली नॉलेज उसके साथ हो। तो हमारा ऑप्शन ए की ओर है, ये सब नहीं है। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र निगमन विधि से संबंधित नहीं है। ए, सामान्य से विशिष्ट, बी, नियम से उदाहरण, सी, सूक्ष्म से स्थूल, डी, अज्ञात से ज्ञात की ओर। ए, बी, सी, डी से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो प्रश्न हमारा है कि कौन सा शिक्षण सूत्र, कौन सा टीचिंग स्किल, कौन सा फॉर्मूले जो निगमन विधि, निगमन जिसको निकालना पड़ता है, वह संबंधित नहीं है। आपको खोजना है नहीं से, कौन सा संबंधित नहीं है। तो सामान्य से विशिष्ट, यह आपको निगमन विधि है। नियम से उदाहरण, यह आपको निगमन विधि है। और स्थूल से, सूक्ष्म से स्थूल, यह भी आपको निगमन विधि है। तो नहीं क्या है, नहीं है आपका अज्ञात से ज्ञात की ओर। यह आपका कौन सी विधि है, तो यह आपका आगमन विधि है। कौन सी विधि है, यह आगमन विधि है। हमें क्या खोजना था, निगमन विधि नहीं है। तो ये 3 आपका निगमन विधि है और ये एक आपका आगमन विधि। तो नहीं है, हमारा ऑप्शन डी की ओर जाएगा। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा आपका सही उत्तर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। यह आपका निगमन विधि नहीं है, यह है आपका आगमन विधि। तो वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। यह आपका प्रैक्टिस सेट है और इसे प्रैक्टिस करते रहें। विज्ञान की खोज, विज्ञान क्या है, विज्ञान से संबंधित विज्ञान का पाठ्यचर्या, इस पर आधारित आपको जो PYQ पूछा गया था वो आपको 25
प्रश्नोत्तरी को हम सब साझा किए। तो अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। पुनः अगले सेशन में अच्छे अच्छे प्रश्नों का चयन कर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।